हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं बेटा विज्ञान के पाठ नंबर 13 के बारे में, अवशिष्ट जल की कहानी के बारे में। ये पाठ बहुत ही रोचक है, बहुत ही छोटा सा और बहुत थोड़े से प्रश्न इसमें से पूछे जाते हैं। जो भी प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं, कौन कौन से उनमें से इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। साथ ही पूरे पाठ के अंदर जो चीजें हमें सीखनी है बेटा, उसके बारे में भी आज हम चर्चा करेंगे। पाठ ज्यादा बड़ा नहीं रहने वाला है और पाठ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं रहने वाला है, बहुत ही आसान पाठ है। समझते हैं इस पाठ को, जिसका नाम है अवशिष्ट जल की कहानी। आप सभी जानते हैं कि हम सभी की अपनी कहानी है, आपकी भी कहानी होगी, मेरी भी कहानी है, ऐसे ही जल की भी कहानी है। जल जब बेटा बारिश के जरिए नीचे उतरता है, वहां से लेकर हमारे घरों तक जब जल पहुंचता है, उसके बाद हमारे घर से जब वो जल निकलता है, तब उसके बाद क्या होता है उसके साथ, उन सभी प्रश्नों के जवाब हम ढूंढने वाले हैं। जल दिवस कब मनाया जाता है, जल उपचार संयंत्र कैसे लगाए जाते हैं, कैसे कार्य करते हैं, क्या हम घर पे भी जल का उपयोग करते हैं जो वो संयंत्रों द्वारा साफ होकर आता है, क्या हम जल को खुद भी साफ कर सकते हैं। इन सभी सवालों के जवाब आज हम ढूंढने वाले हैं। तो चलिए बने रहिए इस चैनल के साथ, इस वीडियो के साथ, और सीखते हैं अवशिष्ट जल के बारे में। जल दिवस कब मनाया जाता है उसके बारे में, जल के क्या क्या उपयोग हैं उसके बारे में। तो हमारे पास यहां पर बहुत ही छोटा सा, बहुत ही सरल सा सवाल है, अवशिष्ट जल क्या होता है, अवशिष्ट क्या है, अवशिष्ट का अर्थ क्या है, कैसे किसी जल को हम अवशिष्ट जल में परिवर्तित कर देते हैं। तो पहले हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। हम सभी अपने घरों में जल का उपयोग करते हैं, मैं भी करता हूं, आप भी करते हैं। दिनचर्या में हम अपने घर में जल का प्रयोग कई तरीके से करते हैं, खाना बनाने, नहाने धोने, कपड़े धोने, वाहन धोने, उसके बाद बेटा घर में पोछा लगाने से लेकर पेड़ पौधों में पानी देने तक, इन सभी जगहों पर हम जल का उपयोग करते हैं और उसे साथ ही साथ गंदा भी कर देते हैं, दूषित भी कर देते हैं। दूषित करना हमारा एम नहीं होता है, हमारा उद्देश्य नहीं होता है, पर कहीं ना कहीं प्रयोग से चीजें गंदी तो होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बेटा पानी पीते हो, तो पानी जो पीते हो तो आपके शरीर के अंदर वो पानी जाता है, तो आपको क्या लगता है वो सारा का सारा पानी आपका शरीर अवशोषित कर लेता है? नहीं। जब आप ढेर सारा पानी कभी पीते होंगे तो आपने नोटिस किया होगा कि आप बहुत जल्दी प्रेशर फील करने लग जाते हो, आपका मन करता है कि आप वॉशरूम जाएं, आप मूत्र विसर्जन करने के लिए जाएं। अब ऐसा क्यों होता है आपके साथ? क्योंकि आपके शरीर के अंदर का पानी बाहर निकलना चाहता है, लेकिन आपके शरीर में जो पानी गया है वो तो साफ गया है, लेकिन शरीर जब उसे बाहर निकालेगा तो वो एक व्यर्थ पानी होगा, अवशिष्ट पानी होगा। अब उसको साफ कैसे किया जाए? क्या आपको पता है कि नदियों में जो पानी जाता है वो भी इतना साफ नहीं होता कि आप उसे डायरेक्ट पी सकें, क्योंकि हमने ही तो उसे गंदा किया है। अब गंदा कैसे होता है इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। दूषित का अर्थ क्या है? क्या आपको आश्चर्य हुआ कि दूषित क्या शब्द है अपने आप में? झाग से भरपूर तेल मिश्रित काले भूरे रंग का जल जो सिंक, शौचालय, लॉन्ड्री आदि नालियों में चला जाता है या डाला जाता है, उसे हम अपशिष्ट कहते हैं। वो अपशिष्ट जल कहलाता है। इस प्रकार के कार्यों में प्रयुक्त जल को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। यानी अगर आपने कपड़े धोए बेटा, तो उसका जल पूरे तरीके से खराब थोड़ी हुआ, उसमें कुछ पदार्थ मिल गए हैं, उन्हें हमें हटाने की जरूरत है। जैसे ही हम उन पदार्थों को हटा देंगे वो जल साफ हो जाएगा, है ना। ऐसे बेटा पेड़ पौधों में पानी देते हैं, पेड़ पौधों का पानी जो है वो तो अवशोषित कर लेते हैं, उसका कोई व्यर्थ पदार्थ नहीं निकलता, कोई व्यर्थ पानी नहीं निकलता। लेकिन आपने पढ़ा होगा पेड़ पौधे भी अपने रंध्र की सहायता से बहुत सारे पानी का उत्सर्जन करते हैं, जो कि वाष्प के कण के रूप में होते हैं और कहीं ना कहीं जाकर बादल का निर्माण करते हैं, जिससे फिर से बारिश होती है। हमें ऐसे जल से दूषित पदार्थों को हटाकर उसे स्वच्छ बना लेना चाहिए। क्या आपने कभी सोचा है कि अपशिष्ट जल कहाँ जाता है, इसका क्या होता है? आपने बाथरूम में इस्तेमाल किया जल, आपने नहाया, धोया, कपड़े साफ किए, कपड़े धोए, वो सारा पानी कहाँ चला गया? पाइप में। उसके बाद वो सारा चला जाता है नालों में, फिर कहाँ जाता है उसके बाद की कहानी तो हमें पता ही नहीं है। तो उसके बाद की कहानी के बारे में आज हम जानेंगे। 13.1 जल हमारी जीवन रेखा है। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं कि जल हमारी जीवन रेखा है? बिल्कुल एग्री करना होगा। विदाउट जल यानी बिना पानी के हम नहीं जी सकते बेटा। आपने देखा होगा जब आप गर्मियों में बेटा बाहर स्कूल से आते हैं तो आपको बहुत ज्यादा प्यास लगती है। वो पानी जब आप पीते हैं तो उसका कंपैरिजन कोई दूसरा नहीं। आप चाहे कोल्ड ड्रिंक पी लो, चाहे आप मिल्क पी लो, चाहे कुछ भी पी लो, लेकिन पानी की प्यास पानी से ही बुझती है। तो इस तरीके से आप अंदाजा लगा सकते हो कि पानी हमारे लिए कितना जरूरी है, अनमोल है। यानी पानी हमारी जीवन रेखा। हमने स्लोगन भी सुना होगा, जल
ही जीवन है, जल है तो कल है। जैसे मानव जीवन को जीने के लिए बेटा रोटी, कपड़ा और मकान की आवश्यकता है, वैसे ही बेटा जल की भी आवश्यकता है। बिना जल के हम नहीं जी सकते हैं। इस बात को हमें कभी भी भूलना नहीं चाहिए। आप सभी जानते होंगे कि हमारे भारत के अंदर कई ऐसे राज्य हैं जहां पर जल अभी भी सही मात्रा में उपलब्ध नहीं है, जहां के लोग अभी भी जल, जो पीने योग्य जल है बेटा, उसके लिए तरसते हैं और उनको उस चीज को लेने के लिए, यानी पीने वाले जल को प्राप्त करने के लिए कई किलोमीटर तक पैदल भी चलना पड़ता है। वहां पर बड़े लोग ही नहीं, बच्चे भी बहुत दूर तक जाकर बेटा जल को एकत्रित करते हैं। तो इसीलिए बेटा जल के बारे में सोचना बहुत जरूरी है। तो लिखा हुआ है यहां पर, स्वच्छ जल मानव यानी मानवों की जो मूलभूत आवश्यकता है उनमें से एक है। आइए हम स्वच्छ जल के विभिन्न उपयोगों पर विचार करते हैं। क्रियाकलाप है 13.1, बहुत ही सरल सा क्रियाकलाप है बेटा। इसमें आपको जल के उपयोग के बारे में बताया गया है। यहां पर आप जैसे कि खाना बनाने के लिए, नहाने के लिए, पेड़ पौधों में देने के लिए, साथ ही पीने के लिए इस्तेमाल में लेते हैं, तो ये सारी चीजें आप यहां पर भर देंगे। और भी कोई अन्य उपयोग आप अगर जानते हैं बेटा जिसमें हम स्वच्छ जल का उपयोग करते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। कम से कम एक आप मुझे बताएंगे उपयोग, ठीक है? करेंगे ना? चलिए। दुर्भाग्य से उपयोग के लिए उपयुक्त तो स्वच्छ जल सभी को उपलब्ध नहीं है। एक रिपोर्ट के अनुसार लगभग 1 अरब से अधिक व्यक्तियों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध नहीं है। यानी कि पूरे विश्व में 1 अरब से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनके पास पीने के लिए जल नहीं है। इसके कारण विश्व की जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग जल संबंधित रोगों से पीड़ित रहता है और मृत्यु का ग्रास हो जाता है, यानी कि उनकी मौत तक हो जाती है। संभवतः आपको पता होगा कि कई क्षेत्रों में लोग, यहां तक कि बच्चों को भी स्वच्छ जल लाने के लिए कई किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता है, क्योंकि उनके पास साधन नहीं है, बहुत पिछड़े इलाके हैं और जल के स्रोतों के बारे में ज्ञान नहीं है, जल की साफ सफाई नहीं कर पाते वो लोग। तो इसीलिए उनको ज्ञान देना पड़ेगा, उनको समझाना और सिखाना पड़ेगा। और जल के जो उपचार संयंत्र है बेटा, वो उन क्षेत्रों में हमें लगाने होंगे। साथ ही बेटा जो स्वच्छ जल हम बहुत सारा व्यर्थ कर देते हैं, उस पर भी हमें नियंत्रण पाना होगा। क्या यह मानव गरिमा के लिए गंभीर समस्या नहीं है? बिल्कुल सही बात है। हमारी जो मूलभूत आवश्यकताएं होती बेटा, उस चीज को पूरा करना सभी के लिए जरूरी है। अगर आप बात करें नमक आंदोलन के बारे में, दांडी मार्च के बारे में, तो आपने देखा ही होगा नमक पर कर लगाया गया। उसके बाद बेटा गांधी जी ने उस कर को हटाने के लिए कई किलोमीटर तक पैदल यात्रा तय की, जिससे कि सभी लोगों को नमक प्राप्त हो सके, क्योंकि नमक एक प्राकृतिक स्रोत है। ऐसे ही जल भी एक प्राकृतिक स्रोत है जिस पर आपका, मेरा या किसी बड़े लोगों का कोई बहुत बड़ा अधिकार नहीं है, हम सबका समान अधिकार है। तो इसीलिए जल को व्यर्थ ना करें। आप अगर अपने मन में ये सोचते हैं कि नहीं जी हम तो जल का बिल पे करते हैं, हमारे घर में जो पानी आता है उसका हम बिल देते हैं और उसका बिल देते हैं, तो इसका मतलब हमारा ही जल हुआ। बेटा आप जल को कभी भी पैसों में तोल ही नहीं सकते, क्योंकि वो एक अनमोल संपदा है और एक ऐसी संपदा जिसकी कोई कीमत नहीं है। आपको अगर कहा जाए कि भैया आने वाले दिनों में 100 रुपए लीटर पानी मिलने वाला है, आप कहोगे है क्या बात कर रहा है, इससे सस्ता तो पेट्रोल चलेगा। बिल्कुल सही बात है। जल एक ऐसा स्रोत है बेटा जिसके बिना आप जी नहीं सकते। पानी बहुत जरूरी है हमारे दिनचर्या में, लेकिन पेट्रोल नहीं है। अगर आपके पास पेट्रोल नहीं है तो आप दिनचर्या को बिता सकते हो, जीवन जी सकते हो। वो बात अलग है, जटिल हो जाएगा क्योंकि यातायात के साधन बहुत दुर्गम हो जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आप जी तो पाओगे ही। लेकिन अगर पानी नहीं रहा बेटा तो जीना बहुत मुश्किल। तो एक समय आएगा जब पानी की कीमत पेट्रोल से कई गुना ज्यादा होगी, और अगर आप चाहते हैं कि ऐसा समय ना आए तो हमें जल को कहीं ना कहीं संग्रहित करना होगा, सुरक्षित रखना होगा। आपको जनसंख्या वृद्धि, प्रदूषण, औद्योगिक विकास, कुप्रबंधन और अन्य कारकों के अलावा भी जो एल1 ताजे जल की आपूर्ति में बढ़ती कमी है उसके बारे में पता होगा। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए विश्व जल दिवस 22 मार्च को हर साल मनाया जाता है और इसकी शुरुआत 2005 से हुई। संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली ने 2005 से 2015 तक की अवधि को जीवन के लिए जल पर कार्य के अंतरराष्ट्रीय दशक के रूप में घोषित किया। यानी उन्होंने कहा कि ये एक ऐसा दशक होगा जिसमें हम जल के ऊपर कार्य करेंगे, जल साफ करने के अभियान के ऊपर कार्य करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे कि जल है तो कल है,
जल है तो जीवन है। इस दशक में किए गए सभी प्रयासों का उद्देश्य उन व्यक्तियों की संख्या को घटाकर मतलब उनको मारना नहीं है, उन व्यक्तियों की संख्या को घटाकर आधा करना है जिनको जल की पूर्ति नहीं हो पाती है। तो यानी कि आधा करना इन द सेंस कि सबको जल मुहैया कराने की कोशिश करनी है जिन्हें सुरक्षित पेयजल उपलब्ध नहीं है। ऐसा देखने में आता है कि इस उद्देश्य की प्राप्ति के बारे में काफी प्रयास किए गए, लेकिन अभी भी बहुत कुछ बाकी है जिसकी शुरुआत शायद आपसे और मुझसे हो। तो अगर आप चाहते हैं बेटा कि हमारे देश में सभी लोगों को स्वच्छ जल प्राप्त हो, हमारे देश में ही नहीं बल्कि सभी देशों में ऐसा हो, तो जल को हमें बचाना होगा, जल की सफाई के बारे में सोचना होगा, जल के प्रबंधन के बारे में सोचना होगा। जल की सफाई करने के प्रक्रम में जल स्रोतों के बारे में, उनके प्रवेश के बारे में हमें जानना होगा। तो ये कह रहे हैं जल की सफाई कैसे होता है। तो जल की सफाई करने के प्रक्रम में जल के प्रवेश स्रोत अथवा उनके पुनः उपयोग से पहले उनमें से कुछ प्रदूषकों को अलग करना सम्मिलित है। यानी उनमें से कुछ प्रदूषकों को हम क्या करते हैं बेटा, अलग करते हैं। अपशिष्ट जल के उपचार का यह प्रक्रम सामान्य रूप से वाहित मल उपचार कहलाता है। यानी कि जब जल का उपयोग करने से पहले, हम जल के उपयोग करने से पहले उसको साफ सुथरा करते हैं तो उसे हम कहते हैं जल का वाहित मल उपचार। अब वाहित मल क्या है? वाहित मल घरों, उद्योगों, अस्पतालों, कार्यालयों या अन्य किसी भी क्षेत्र से उपयोग के बाद प्रवाहित किए जाने वाले अवशिष्ट जल से अर्थ है। यानी अवशिष्ट जल जो उपयोग के बाद मिलता है बेटा, उसे हम कहते हैं वाहित मल। इनमें वर्षा का जल भी सम्मिलित है और वर्षा का जल जो कि तेज वर्षा के बाद गलियों में बहता है, सड़कों के छत पर इकट्ठा होता है, वर्षा के साथ साथ हानिकारक पदार्थों को लेकर जाता है, वो भी मानव के द्वारा उत्सर्जित जल में जाकर, जो उत्सर्जित अपशिष्ट जल है उसमें जाकर मिल जाता है। और इसमें अधिकांश जल होता है और कुछ अपद्रव होते हैं, यानी कि कुछ वेस्ट होते हैं, कुछ हानिकारक पदार्थ होते हैं। तो वही कह रहे हैं क्या, किसके बारे में आप चर्चा कर सकते हैं अपने आसपास में, खुले विद्यालय, सड़कों पर जाकर, नालियों में आप ऑब्जर्व करें कि किस प्रकार के वहां पर जो है अवशिष्ट पदार्थ हैं। आपको वहां पर कपड़े, कागज, प्लास्टिक, खिलौने और बेटा मल इत्यादि दिखाई देंगे, यानी कि गंदा कुछ दिखाई देगा। वो गंदगी, धूल, मिट्टी, घास फूस इत्यादि, ये सब आपके क्या कहलाते बेटा, ये सब कहलाते हैं अपद्रव्य। अपद्रव्य क्या होते हैं? ऐसे द्रव्य पदार्थ जो कहीं ना कहीं उसको प्रदूषित करने में, यानी जल को प्रदूषित करने में योगदान देते हैं। वही जल के रंग को, गंध को ऑब्जर्व कीजिए और नोट कीजिए। उसके बाद उसमें से कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ को चुनिए। अब कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं? कार्बनिक अशुद्धियां, मानव का मल, जैविक अवशिष्ट पदार्थ, तेल, यूरिया, मूत्र कह सकते हैं हम, पीड़कनाशी, शाकनाशी, फल सब्जी का कचरा आदि, ये सब क्या है बेटा, कार्बनिक अशुद्धियां हैं। अकार्बनिक अशुद्धियां वो होती हैं बेटा जो कह सकते हो कि केमिकल होते हैं और धातु इत्यादि होते हैं। नाइट्रेट्स, फॉस्फेट, धातुएं, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन युक्त पदार्थ, ये सब बेटा अकार्बनिक पदार्थ है। जीवाणु, हैजा, टाइफॉइड आदि रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु होते हैं, जैसे कि हैजा उत्पन्न होता है बेटा विब्रियो कोलेरा से, और बेटा टाइफाइड उत्पन्न होता है साल्मोनेला पैराटाइफी से। अब ये चीज पूछी जा सकती है बेटा कि हैजा किससे होता है और टाइफाइड किससे होता है, तो नाम याद रखना बेटा जीवाणु का। अन्य सूक्ष्म जीव भी है बेटा, जैसे कि पेचिस हो जाता है बेटा, है ना, और आपको फूड पॉइजनिंग हो जाती है, जिसे आप कहते हैं ना, वो क्या बोलते हैं, दस्त लगना। तो ये सब भी कहीं ना कहीं कह सकते हो अन्य समस्याएं हैं जो कि अशुद्ध जल के कारण होता है। अब जल संशोधन या जल शोधन प्रक्रिया क्या है? जल शोधन एक घटनापूर्ण यात्रा है, यानी इसके अंदर बहुत सारी घटनाएं होती हैं। जल सबसे पहले शोधन करने से पहले उसमें से कचरों को हटाया जाता है, बड़े बड़े कचरों को। आपने देखा होगा बेटा, घरों और सार्वजनिक भवनों को स्वच्छ जल की आपूर्ति सामान्यतः पाइपों के एक जाल द्वारा की जाती है। आपके घर में जो वाटर सप्लाई से पाइप डाला गया है बेटा, वो पाइप के जरिए आप पानी को मोटर की सहायता से टंकी में डालते हैं, उसका उपयोग करते हैं। उपयोग करने के बाद उसका जो वेस्ट होता है बेटा, अवशिष्ट जल होता है, उसको आप क्या करते हैं, पाइप में बहा देते हैं। फिर वो सीवर लाइन में चला जाता है, सीवर लाइन से इकट्ठा होकर बड़े बड़े नालों में जाता है, और नालों का पानी जाकर फिर कहीं ना कहीं ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां पर जल को साफ किया जाता है।
पाइप के एक अन्य जाल द्वारा इसका जो उपयोग हो चुका है जल बेटा, उसको वहां तक लेकर जाया जाता है। कल्पना कीजिए कि यदि भूमि के अंदर हम देख सकते तो हमें ये छोटे बड़े पाइप के जाल जैसे कुछ दिखाई देते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा? सीवर कहते हैं। क्या कहते हैं? सीवर, जो मिलकर मल विसर्जन की व्यवस्था करते हैं। एक परिवहन तंत्र, परिवहन तंत्र एक ऐसा तंत्र होता है बेटा जो कहीं ना कहीं एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने का कार्य करता है। तो ये भी कहीं ना कहीं परिवहन तंत्र ही है, जो कि मल मूत्र और उत्सर्जित पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने का कार्य करता है। वाहित मल को उसके उद्गम स्थल यानी जहां से वो पैदा होते हैं और उसके निपटान स्थल अर्थात जहां पर वो जाते हैं वहां तक ले जाने का कार्य यही पाइप जैसी संरचना द्वारा संपन्न हो पाता है। इसमें मल व्यवस्था में मेन होल मतलब सामान्यता यानी कि मुख्य जो केंद्र होता है बेटा, वो सामान्यतः 50 से 60 मीटर की दूरी पर होता है, जिसे आप सीवर के ढक्कन के तौर पर जानते हैं बेटा। और ये सीवर के जो ढक्कन होते हैं बेटा, उनमें अलग अलग पाइपों का जाल बिछा होता है। जैसे आपके घर के पाइप, पड़ोसियों के घर के पाइप का जो वेस्ट है वो सारा का सारा उसी सीवर होल में चला जाता है। यानी सीवर का एक बड़ा सा टैंक होता है जहां पर चला जाता है, वहां पर वो मल एकत्रित होता है और समय समय पर सफाई कर्मचारी जो है वो आकर उसे साफ भी करते हैं। उसका जल तो आगे चला जाता है और कचरा वहीं पर रह जाता है। वही बातें हैं यहाँ पर 13.3। अब हम ये जानेंगे बेटा कि ये जो हमने जो भी चीजें पढ़ी है उसको हम रेखा चित्र से दर्शाएं तो कैसे होगा। तो कह रहे हैं अपने घर, विद्यालय, किसी सार्वजनिक भवन से वाहित मल के पथ का अध्ययन करें, निम्नलिखित कार्य करें। वाहित मल के पथ का नामांकित चित्र बनाइए, यानी कि नाम के साथ कि भैया ये उसका घर है, यहां से पानी आ रहा है, यहां से जल उसका आ रहा है, ये बड़े से टैंक में जा रहा है। ऐसे आपको एक चित्र बना लेना है। फिर इस टैंक से फिर 50 मीटर की दूरी पर दूसरा टैंक जुड़ा हुआ है, उसमें ढक्कन लगे हुए हैं, समय समय पर इसकी सफाई की जाती है। तो ये आपको बताना है बेटा। गली सड़क परिसर में घूमकर उसका सर्वेक्षण करें। मेन होल की संख्या ज्ञात करें। मेन होल जो होता है बेटा, जहां पर कह सकते हो ढक्कन लगे होते सीवर के, उनकी संख्या ज्ञात करनी कि आपके अगर मान लो एक गली है आपकी, उस गली के अंदर कितने वो ढक्कन है वो आपको ज्ञात करना है। किसी खुले नाले के इर्द गिर्द उसके जल में कौन कौन से जीव पनप रहे हैं उनके बारे में सूची तैयार कीजिए। इससे आपको पता चलेगा बेटा कि जल किस प्रकार से जो है वो मेन होल या सीवर लाइन के जरिए एक जगह से दूसरी जगह तक जाता है। अब हम बात करेंगे बेटा कि इनका निपटान कैसे किया जाए, इसका उपचार कैसे किया जाए। जो जल हमने बेटा वेस्ट के तौर पर यानी कि कहीं ना कहीं प्रदूषित जल के तौर पर उत्सर्जित किया है, निकाला है, उसको साफ सुथरा कैसे किया जाए। साफ सुथरा करने का कोई तो तरीका होगा। तो कहता है बहुत ही सिंपल सा तरीका है, आप इसे शुरुआत करेंगे घर से करने पर। आप घर पर एक ग्लास लीजिए जिसमें 3/4 तक पानी भर देना है। इसमें कुछ तिनके, अवशिष्ट पदार्थ, किचन का वेस्ट इत्यादि मिला दीजिए। इसमें फिर कुछ इंक डाल दीजिए, अपमार्जक डाल दीजिए, स्याही वगैरह डाल दीजिए। उसके बाद उसको ढक्कन से ढककर हिलाइए। अब उसको आप बोतल में भी डाल सकते हो और किसी ग्लास में भी, जार में भी डाल सकते हो बेटा। ढक्कन से डालकर हिलाना है। 2-3 दिन तक आपको ऐसे ही छोड़ देना है। 2 दिन बाद फिर से उसे हिलाना है और उसमें कुछ बूंदे जो है परख नली की निकालकर उसकी परख नली में डाल देना है। परख नली में उसको ऑब्जर्व करना है बेटा, देखना है कि आखिर उसका रंग कैसा परिवर्तित हुआ, कैसा उसमें जो है वो कह सकते हो परिवर्तन आया है। उसके बाद बेटा जैसे आपने देखा होगा जल जीवशाला बनाते हैं हम, एक्वेरियम जिसे कहते हैं, जिसमें मछली को पालते बेटा, तो उसमें एक छोटा सा मोटर लगा होता है जिसमें बुलबुल 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 ऐसे कुछ करके हवा निकलती रहती है और पानी के अंदर वो बुलबुले बनते हैं। कभी आपने सोचा है वो पानी के अंदर बुलबुले वाली मशीन क्यों मिलाई जाती है, डाली जाती है? वो इसलिए बेटा जिससे कि जल के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा प्रचुर मात्रा में रहे और मछलियां जो है वहां पर जी सके। अगर जल के अंदर जो ऑक्सीजन की मात्रा है उसमें अगर कमी आएगी बेटा, तो कहीं ना कहीं आप समझ लीजिए मछलियां जी नहीं पाएगी, क्योंकि उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। ऐसे ही अन्य जीवों को भी जीने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो जो हमने अवशिष्ट जल की बात की ना बेटा, उसमें भी छोटे छोटे से जीव पनपते हैं। तो और वो जीव क्या काम करते हैं? हमारे जल को शुद्ध करने के काम में आते हैं। तो इसीलिए हमें ऐसा कुछ उसमें यंत्र लगा देना है। उसके बाद कुछ घंटों तक इसे चलते रहने देना है और फिर नमूने को ऑब्जर्व करना है। फिर उसके बाद उसको फिल्टर पेपर की सहायता से एक परख नली में छान कर रख लेना है। उसके बाद फिर बेटा उसमें कुछ बालू, एक कीप लेनी है, उसमें बालू, महीन पत्थर, बजरी इत्यादि रखकर फिल्टर पेपर में उसे रखकर और उसके अंदर से पानी को गुजारना है जो परख नली में आपने लिया था।
जैसे आप परख नली से गुजारेंगे तो पानी आपका साफ हो जाएगा। उसको ऑब्जर्व करना है, थोड़ा सा उसे गर्म कर लेना है, आप देखेंगे कि ये पानी पीने लायक हो गया है। अब हमें क्या करना है, उसमें थोड़ी थोड़ी स्मेल आएगी, लेकिन उसके स्मेल को हटाने के लिए उसमें क्लोरीन की कुछ गोलियां डालेंगे। या तो बेटा क्लोरीन डाल सकते हैं या फिर बेटा हम फिटकरी डाल सकते हैं। जिससे क्या होता है, उसमें अगर जो जीव है बेटा, छोटे छोटे से जीव जो आपको दिखते नहीं है, वो मर जाएंगे और इस प्रकार से वो जल दोबारा प्रयोग में आ जाएगा। और ऐसे जल को बेटा क्लोरीनीकृत नमूना भी कहते हैं या जल भी कहते हैं। इसके बाद क्या है, फिर इसको आप जो है थोड़ी देर बाद उसका रंग विलुप्त हो जाएगा, साफ सुथरा जल दिखेगा और उसको आप छानकर पीने योग्य इस्तेमाल में भी ले सकते हैं। अब आता है 13.4। ये तो आपने घर पर किया, एक परख नली में किया, जिसको करने में बेटा बहुत सारा टाइम लगा। लेकिन सोचकर देखिए, हमारे दिनचर्या में हम जो जल उत्पन्न करते हैं, इतने जल को, इतने वेस्ट को बेटा दोबारा से साफ करना कितना मुश्किल होगा। और ये तो सिर्फ हम अपने घर की बात कर रहे हैं, सोचकर देखो हम पूरे समाज के अंदर, जिसमें लाखों टन, लाखों लीटर कह सकते हो आप, कि जल जो है वो वेस्ट के तौर पर निकलता है। और इतने सारे जल को साफ करना कितना मुश्किल होगा। तो उसके लिए बड़े बड़े संयंत्र लगाए जाते हैं बेटा, जिन संयंत्रों को कहते हैं अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र, जिसमें जल को साफ किया जाता है। इसमें कुछ बड़ी बड़ी लंबी लंबी जालियां लगी होती हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं बेटा। इन जालियों से जो बड़े बड़े कचरे होते हैं वो यहीं पर छट जाते हैं, जैसे प्लास्टिक, खिलौने इत्यादि, झाग इत्यादि, ये यहीं पर सब साफ हो जाते हैं। उसके बाद बेटा इसको बड़े से टैंक में ले जाया जाता है, जिसमें कुछ घंटों के लिए पानी को रोका जाता है, जिसे हम कहते हैं क्या, स्टोरेज टैंक। अपशिष्ट जल को ग्रिड टैंक में ले जाया जाता है। इस टैंक के अंदर बेटा लंबी लंबी जो है वो संरचना होती है, पानी को रोका जाता है, और जिससे कि जो मोटे और हैवी, यानी कि कह सकते हो कि भारी जो कण होते हैं बेटा, वो नीचे बैठ जाते हैं, और ऊपर जो हल्का पानी होता है वो बहकर अगले टैंक में चला जाता है, जिसमें कह सकते हो उपस्थित बालू, ग्रीट, कंकड़, पत्थर आदि उसके पैंदी में बैठ जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं। इसके बाद इसको फिर बड़े से टैंक में ले जाते हैं, और इस टैंक के अंदर ले जाकर बेटा बड़ा मोटर लगा होता है, जो यहाँ दिख रहा होगा आपको। इस मोटर से ऐसे पानी को घुमाया जाता है, जिससे क्या होता है, इसके अंदर प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन मिल जाता है, और पानी को कई दिनों तक ऐसे रोक कर रखा जाता है। जिससे क्या होता है बेटा, कि पानी को रोक के रखने से उसमें परजीवी जो होते हैं वो पैदा होते हैं, और जल के अंदर के जो कार्बनिक पदार्थ हैं बेटा, उनको वो सड़ा गलाकर मतलब सरल रूप में परिवर्तित कर देते हैं। उसके बाद बेटा उसमें क्लोरीन इत्यादि मिलाया जाता है, और यहां तक आते आते हमारा जल लगभग 97% साफ हो चुका होता है। उसमें फिर उसके बाद बेटा उसे फिल्टर किया जाता है, और रोगाणु रहित बनाने के लिए उसमें क्लोरीन की गोलियां डाली जाती हैं। क्लोरीन या ओजोन जैसे रसायनों को गुजारा जाता है। जैसे क्लोरीन और ओजोन गुजारते हैं बेटा, तो उसमें से जो आप कह सकते हो जीव है वो मर जाते हैं, और हमारा पानी लगभग 99% तक शुद्ध हो जाता है। क्या आप जानते हैं, यह सुझाव दिया गया है कि हमें वाहित मल संयंत्रों के चारों ओर यूकेलिप्टस के वृक्ष लगाने चाहिए। यूकेलिप्टस के वृक्ष क्या होते हैं, तो ये एक ऐसे वृक्ष होते हैं बेटा जो समस्त अपशिष्ट जल के अंदर से साफ जल को अवशोषित कर लेते हैं और उसको जल वाष्प में परिवर्तित कर देते हैं, जिससे बेटा ये अपने आप में जल को साफ करने का संयंत्र के तौर पर उपयोग में आते हैं। और इनसे जो जल प्राप्त होता है बेटा, वाष्पीकृत जल, ये वायुमंडल में ऊपर जाता है और इससे बादल का निर्माण होता है। तो यूकेलिप्टस के वृक्ष हमें लगाने चाहिए। जागरूक नागरिक हमें बनना बहुत जरूरी है बेटा, क्योंकि अगर आपको जानकारी होगी तभी हम जल को अवशिष्ट होने से रोक सकते हैं। अवशिष्ट पदार्थ की उत्पत्ति मानव के प्राकृतिक एवं सामाजिक क्रियाकलापों का परिणाम है। ये सिर्फ आपकी वजह से नहीं होता है, समाज की वजह से भी होता है। और कुछ ऐसे कार्य हैं बेटा जिनको करना ही पड़ेगा। अब जैसे आप बाथरूम जाते हो मल त्यागने के लिए, मूत्र विसर्जन करने के लिए, वो चीजें हम नहीं रोक सकते, वो एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। अब ऐसी प्रक्रियाओं को हम अवरुद्ध नहीं कर सकते। नहीं जी, हम जो है ना वॉशरूम नहीं जाएंगे, क्यों जी पानी वेस्ट होता है, नहीं, वो आप रोक ही नहीं सकते, मर जाएंगे नहीं तो हम। अब इसी चीज को ध्यान में रखते हो बेटा, तो ये एक ऐसी परंपरा है जिसको हम रोक नहीं सकते, ये एक ऐसी क्रिया है जिसको हम रोक नहीं सकते। हाँ, पर इससे उत्सर्जित जो वेस्ट है उसका सही प्रयोग कर सकते हैं, सही तरीके से उसका निपटान कर सकते हैं। परंतु
हम अवशिष्ट पदार्थों की मात्रा और उनकी विविधता को सीमित अवश्य कर सकते हैं। हम प्रायः कूड़े कचरे उठाने वाली दुर्गंध से परेशानी का अनुभव करते हैं। उठने वाली जो परेशानी है उससे, अब आपने देखा होगा अगर आसपास में आपके आस पड़ोस में बेटा कहीं ना कहीं गंदगी फैल जाए तो उस गंदगी से बहुत बुरी बदबू आती है ना, और वो बदबू हमें परेशान करती है। तो क्या करना चाहिए, तो गंदगी नहीं फैलने दें। ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि सूखा और गीला कचरा अलग करें, है ना। सड़ने गलने वाली चीजों को अलग रखा जाए, प्लास्टिक वाली चीजों को अलग रखा जाए, जिससे कि छांट कर आसानी से उसका उपचार किया जा सके। खुली नालियों का दृश्य घृणित लगता है, बहुत गंदा लगता है। अगर अचानक से उसकी गंदगी दिख जाए तो खाना खाने का मन तक नहीं करता है। वर्षा के समय तो ये और भी बुरा हो जाता है, क्योंकि सारे नाले की जो गंदियां होती है बेटा वो सड़कों पर फैल जाती हैं। जब नालियां उमड़ने लगती है तो उसका सारा कचरा सड़कों पर फैल जाता है। कीचड़ से भरी सड़कें अपना मार्ग ढूंढना पड़ता है। ये परिस्थितियां अत्यंत अस्वास्थ्य कर होती हैं एवं रोग कारक हो सकती हैं। इससे बीमारियां फैलती हैं बेटा। इसलिए आपने देखा होगा ना, बारिश के समय में अक्सर बीमारी फैलती है, हैजा, टाइफॉइड, मलेरिया, ऐसी बीमारी। सड़कों पर बिखरे कचरे या अवशिष्ट पदार्थों पर रोगवाहक मच्छर, रोगवाहक मतलब ऐसे जीव जो रोग के वाहक होते हैं, यानी कि रोग को फैलाते हैं। तो ये रोगवाहक मच्छर, मक्खियां, कीट इत्यादि उत्पन्न होते हैं और उसके बाद ये रोग को फैलाते हैं। एक जागरूक नागरिक के नाते आपका कर्तव्य है कि आप नगर पालिका को इसके बारे में बताएं, ग्राम पंचायत को इसके बारे में बताएं और इस परिस्थितियों को बताने के बाद इसके उपचार में या निपटान में मदद करें। और आस पड़ोस में अगर गंदगी है तो अपने स्तर से भी आप नियंत्रित करें। अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र का बोझ मत बढ़ाइए। पहेली जानना चाहती है कि यह कैसे संभव होगा, इस कथन को कैसे संभव कर सकते हैं या ये कैसे संभव होगा। भैया पानी को नियमित ढंग से प्रयोग करें, जितना कम से कम हो सके पानी को वेस्ट करें, है ना, कम से कम वेस्ट करें। और गाड़ी को धोए नहीं, गाड़ी को साफ करें, पोछें। घर को धोए नहीं, घर को पोछें, पोछा लगाएं बेटा। और बेटा ऐसे अपमार्जकों, ऐसे डिटर्जेंट का इस्तेमाल करें जो पानी को कम प्रदूषित करें। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से अगर कोई टैप खुला है बेटा, लीक है, तो आप उसको ठीक करें। आस पड़ोस में कहीं पाइप फट गया जिसका पानी डेली सुबह बहता है, तो उसके बारे में नगर पंचायत को इत्तला करें, जिससे कि वो उन्हें ठीक करवाएं। तो इस तरह के कार्य करके आप पानी को बचा सकते हैं। 13.5 अच्छी गृह व्यवस्था बनाइए और बनाए रखने की प्रक्रिया क्या है, यानी अच्छी गृह व्यवस्था कैसे बना सकते हैं और उसकी प्रक्रिया क्या है। अवशिष्ट पदार्थ और प्रदूषकों को उनके स्रोत पर ही कम करने अथवा हटा देने की इस विधि, या यह एक विधि है, इस बात से के प्रति सचेत रहना कि आप नालियों में किसी प्रकार के पदार्थ ना बहा रहे हो। यानी कि नाली में कोई भी ऐसा पदार्थ ना बहाएं बेटा जिससे कि पानी ज्यादा दूषित हो। कोशिश करें कि नाली का पानी जो है वो साफ सुथरा रहे। अब कहोगे इसका मतलब क्या है? इसका मतलब गंदगी ना बहाएं। गंदगी तो बेटा नाली में ही बहेंगे, लेकिन कचरा ना डालें, जैसे प्लास्टिक थैली या फिर कपड़े, कागज इत्यादि ये ना फेंकें। खाना पकाने के तेल, वसा को नाली में नहीं बहाना चाहिए। ये बहुत मुख्य कार्य है बेटा, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। ये पाइप में कठोर पदार्थ की परत जमाकर उन्हें अवरुद्ध कर सकते हैं और खुली नाली में वसा, मृदा, रंध्रों को बंद कर देते हैं, जिससे उसकी जल को फिल्टर करने की जो क्षमता है वो प्रभावित होती है। और तेल और वसा को कूड़ेदान में ही फेंकना चाहिए। यानी कि अगर आप तेल इत्यादि बेटा नाली में डालेंगे तो नाली में क्या होगा, वो अन्य पदार्थों के साथ जुड़कर एक कठोर पदार्थ के रूप में जम जाएगा, जिससे कि बेटा नाली चौक हो जाएगी और कचरा आगे नहीं जा पाएगा और अन्य पदार्थ भी वहां पर अटक कर रह जाएंगे, जिससे कि नालियों का जो पानी है वो सड़कों पर फैलेगा। पेंट, विलायक, कीटनाशी, मोटर तेल, औषधियां आदि रसायनों को या सूक्ष्म जीवों को मार सकते हैं। जो जल में जो भी सहायक जीव होते हैं वो होते हैं, और बेटा वो कहीं ना कहीं जल को साफ करने के कार्य में आते हैं। प्रयुक्त चाय की पत्ती, बचे हुए ठोस पदार्थ, खिलौने, रुई, सैनिटरी टॉवेल्स कूड़ेदान में ही फेंकें, उसको नालियों में ना डालें। स्वच्छता और रोग का आपस में संबंध है। कैसे? अगर आप स्वच्छ रहेंगे तो रोग नहीं रहेगा, साफ सुथरा वातावरण नहीं रखेंगे तो रोग ज्यादा मिलेगा। यही चीज यहां पर है। स्वच्छता की कमी और संदूषित पेयजल उनके कारण फैलने वाले कई रोगों को जन्म देते हैं और उनका कारण बनते हैं बेटा।
आइए हम अपने देश की स्थिति पर चर्चा करते हैं। हमारी जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग आज भी मल व्यवन व्यवस्था की सुविधा से वंचित है। देखा होगा ना आपने, प्रधानमंत्री जी जब आए थे स्टार्टिंग में, उनका वोटिंग हुआ तो उन्होंने बहुत सारे गांवों में जो है वो टॉयलेट बनवाए। क्यों? इसी वजह से, जिससे कि पानी गंदा ना हो, समाज गंदा ना हो। ऐसे व्यक्ति मल उत्सर्जन के लिए कहाँ जाते हैं भैया? लोटा लेकर खेत में जाते हैं। हमारी जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग खुले स्थानों, नदी के किनारे, रेल की पटरी, खेतों पर अनेक बार सीधे जल स्रोत में ही मल त्याग कर देते हैं, जाते हैं और कहीं ना कहीं जल स्रोत में ही मल त्याग कर दिया। अनुपचारित मानव मल स्वास्थ्य संकट का एक कारक है। इससे जल और मृदा का प्रदूषण हो सकता है। आप जानते हैं कि सतह पर जल जो भी उपलब्ध है बेटा, और भौम जल दोनों मानव मल से प्रदूषित हो जाते हैं। भौम जल कुओं, ट्यूबवेल्स, नलकूप, झरनों, अनेक नदियों के लिए जल का स्रोत है। अनुपचारित मानव मल जल जनित रोगों का सबसे सुगम पथ होता है, यानी कि किसी भी प्रकार की बीमारी जल से बहुत तेजी से फैलती है। अब ये देखिए, ये आंटी जी क्या कर रही हैं, डायरेक्ट सिंक में इन्होंने चाय पत्ती डाल दी। अब इससे क्या होगा, ये टूटी चलाएंगे, सारा चाय पत्ती बहकर नाली में चला जाएगा और नाली को कर देगा जाम। जबकि सही तरीका क्या है, क्या आप उसे निकालकर डस्टबिन में रखें, जिससे कि जो कठोर पदार्थ है वो पहले ही अलग हो जाए और इसे साफ करना आसान हो जाए। मानव के द्वारा जो मल त्यागा जाता है और मल से जो जनित रोग है बेटा, उनमें उदाहरण है टाइफॉइड, पोलियो और मेनिंजाइटिस, हेपेटाइटिस और पेचिस जैसे रोग हैं जो बहुत आसानी से हमें मिल जाते हैं या लग जाते हैं। 13.7 वाहित मल निपटान की वैकल्पिक व्यवस्था। स्वच्छता की स्थिति सुधारने के लिए कम लागत के यथास्थान वाहित मल निपटान तंत्रों को बढ़ावा दिया जा सके, और जा भी रहा है। इसके कुछ उदाहरण हैं सेप्टिक टैंक, रासायनिक शौचालय, कंपोस्ट पिट आदि। रासायनिक शौचालय देखा होगा आपने बेटा, या फिर बेटा सेप्टिक टैंक जो गांव घरों में बनाए जाते हैं, जहां पर बेटा मल को हटाने की सही सुगम व्यवस्था नहीं है, वहां पर टॉयलेट के नीचे बड़े बड़े टैंक बनाए जाते हैं। उन टैंक में वो टॉयलेट का वेस्ट इकट्ठा होता है और बेटा बाद में उसको हटाकर निकाल लिया जाता है। सेप्टिक टैंक उन स्थानों के लिए प्रयुक्त है जहां मल वहन की व्यवस्था नहीं, जैसे अस्पताल, अलग थलग भवन अथवा 4-5 घरों के समूह। बूझो जानना चाहता है कि हवाई जहाज वाहित मल का निपटान कैसे होता है। बताइए हवाई जहाज में कैसे होता होगा? तो हवाई जहाज में बेटा कुछ टैंक लगे होते हैं, कुछ संगठक मानव अपशिष्ट के स्वच्छता पूर्वक निपटान की तकनीकी सुविधा प्रदान करते हैं। इन शौचालय में अपमार्जक की आवश्यकता नहीं होती है। शौचालय से मल बंद नालियों से होता हुआ बायोगैस संयंत्र में चला जाता है और उत्पन्न होने वाली बायोगैस का उपयोग ऊर्जा के संयंत्रों के रूप में किया जाता है, जहां से ढेर सारी जो है वो बायोगैस मिलती है और इसका उपयोग बेटा अन्य कार्यों में किया जाता है। नेक्स्ट आता है सार्वजनिक स्थल पर स्वच्छता। कैसे रख सकते हैं हम सार्वजनिक स्थल को स्वच्छ? हमारे देश में समय समय पर मेलों का आयोजन होता रहता है, बड़ी संख्या में लोग इसमें भाग लेते हैं। इस प्रकार रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट, अस्पताल आदि जगहों पर भी बहुत भीड़ आती है बेटा, और प्रतिदिन हजारों लोग यहाँ आते हैं। यहाँ विशाल मात्रा में अपशिष्ट पदार्थ जनित होते हैं। इनका उचित निपटान आवश्यक है, अन्यथा महामारी फैल जाएगी। महामारी, बीमारी छोटे स्तर पर, महामारी बड़े स्तर पर। सरकार ने स्वच्छता के कुछ निश्चित मानक निर्धारित किए हैं, लेकिन दुर्भाग्य से इनको सख्ती से लागू नहीं किया जाता है। तथापि यदि हम सार्वजनिक स्थलों पर स्वच्छता बनाए रखने में योगदान कर सकते हैं, हमें यहां वहां कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए। यदि किसी स्थान पर कूड़ेदान ना हो तो हमें अपना कचरा घर ले आना चाहिए और कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। जबकि हमने देखा होगा, हम लेज खाते हैं, कुरकुरे खाते हैं और कहीं पर भी उसका कचरा फेंक देते हैं। निष्कर्ष क्या निकलता है पूरे पाठ में? आपने क्या जाना? अपने पर्यावरण को स्वच्छ और स्वस्थ बनाए रखने के लिए हम सभी को भूमिका निभानी चाहिए। जल स्रोतों को स्वस्थ अवस्था में बनाए रखने के लिए हमें अपने
अपने और अपने आप के उत्तरदायित्व को जानना चाहिए, समझना चाहिए। हमें अपने जीने के तौर तरीकों में अच्छी स्वस्थता या फिर कह सकते हो अच्छी आदतों को डालना चाहिए। परिवर्तन के दूत के रूप में आपकी व्यक्तिगत पहल बहुत जरूरी है और ये बहुत काम आती है बेटा। दूसरों को अपने दृढ़ संकल्प विचारों के प्रति हमें कहीं ना कहीं जागरूक करना होगा। महात्मा गांधी ने बिल्कुल सही कहा है, मानवीय और पथ प्रदर्शक कार्य प्रारंभ करने के लिए किसी को भी किसी दूसरे का मुंह नहीं देखना चाहिए। शुरुआत आप खुद से भी कर सकते हैं। अब तक जो कुछ भी पढ़ा उसमें कुछ आते हैं प्रमुख शब्द बेटा, जैसे अपशिष्ट जल क्या होते हैं, ऐसे जल जिसमें गंदगी मिली हो। अवायवीय जीवाणु क्या होते हैं, जिनको जीने के लिए वायु की आवश्यकता नहीं होती है। वायवीय जीवाणु जिनको जीने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऐसे बेटा आपंक, सीवर, जैव निम्नीकरण, अवशिष्ट पदार्थ, वाहित मल, वातन, स्वच्छता, बायोगैस, जल संशोधन, ये सारी बातें भी हमने जानी। अगर इनमें से किसी भी वर्ड के बारे में आपको नहीं पता तो बेटा कमेंट करके जरूर बताएं। मैं आपको पक्का बता रहा हूं कि कमेंट क्लासेस पर आपको रिस्पांस जरूर मिलेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम इस प्रश्न के उत्तर को ढूंढेंगे बेटा, जो यहाँ पर आपको स्क्रीन के सामने अभी दिखाई दे रहे हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसके अंदर हमने बहुत कुछ सीखा। लगभग 35 मिनट में हमने इस वीडियो को कवर करते हुए इस चैप्टर को पढ़ लिया। ऊपर से आपको पता लग गया होगा कि आखिर इस पाठ में है क्या। इस पाठ के बारे में डिटेल ये एक्सप्लेनेशन थी, थोड़ा सा शॉर्ट समराइज फॉर्म में एक और वीडियो में बताकर दे दूंगा आपको। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, बाय बाय।